गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आलोक सिंह आप लोगों का कोचिंग जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे होंगे। और पढ़ाई के लिए हमने कहा कि जो रेगुलरिटी है, जो एक डेडिकेशन है, जो एक प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी होती है, वह आपकी रोज़ जो है एक फिक्स होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब आप एक कैलकुलेटेड टाइम अपना ले करके और अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, उसको चलाते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी प्रैक्टिस में बनी रहती हैं, क्लियर रहते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम की हम बात करें तो हम लोग जो टॉपिक अभी चला रहे थे, आप देख रहे हैं कि वह संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपने देखा कि कल आपको पढ़ाया जा रहा था 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन आपको पढ़ाया जा रहा था। ठीक है। तो 91वां संविधान संशोधन क्या करता है? कहता है कि अमेंड आर्टिकल, फिर आगे बता रहा है कि 75 एंड 164 इंसर्ट आर्टिकल 361 बी अमेंड शेड्यूल 10th। तो यहाँ पर क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लाया गया इसको। और यहाँ पर जो है मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या अधिकतम कुल सदस्यों के 15% तक निर्धारित की गई, निर्धारित किया गया। ठीक है ना। तो कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि मान लीजिए सपोज दैट कि लोकसभा की संख्या है 545। तो इस 545 का 15%। ठीक है ना। यह है, आपको ज्ञात करना है। ऐसे लोग विधानसभा की बात करें तो जिस राज्य का भी आपको निकालना हो, वहाँ की विधानसभा का 15% आपको निकालना होगा। ठीक है ना। तो यह चीज़ यहाँ पर हमने कहा कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई। कौन सा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई। ठीक है। इसी के द्वारा निर्धारित की गई। इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन है। अमेंड शेड्यूल 8 7 जनवरी 2004 को होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि इंक्लूड बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली एज ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली were inserted in Schedule 8 of the Constitution and declared as an official language। ठीक है ना। भारतीय संविधान का जो अनुसूची 8 है उसके अंतर्गत इन 4 भाषाओं को पुनः जोड़ा गया। तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो इस प्रकार से जो पहले 18 राजभाषा होती थी उसकी संख्या बढ़कर के हो गई 22। ठीक है ना। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 8 में बोडो,
डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को शामिल किया गया। ठीक है, यह चीज यहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो 91वां भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 92वां संविधान संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देखते जाइए। आगे बता रहा है कि 93वां संविधान संशोधन, अमेंड आर्टिकल 15 28 जनवरी को होता है, टू एनेबल प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन 27% फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना। तो ओबीसी वर्ग को सभी शैक्षणिक संस्थानों में में 27% आरक्षण का उपबंध किया गया। यह चीज यहां पर बता रही है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप सीधे सीधे देखिए क्या कह रहा है कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट निजी संस्थान हैं, तो 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी वर्ग को सभी शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण का उपबंध किया गया। यह चीज यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, तो आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि टू एनेबल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर इनके लिए 27% आरक्षण का उपबंध किया गया। उसमें आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, तो उनके समय में यह संशोधन किया गया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर आगे बताया जा रहा है कि 94th अमेंडमेंट क्या है। तो कह रहा अमेंड आर्टिकल 164 12 जून 2006 को होता है, टू प्रोवाइड फॉर ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन न्यूली क्रिएटेड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो कह रहा है क्या कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा प्रांतों में एसटी वर्ग के लिए एक नया मंत्रालय जिससे कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर का गठन किया गया। तो यह चीज आपको 94वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। 94th अमेंडमेंट के द्वारा यह सारी चीजें आपको दी गई। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि इन राज्यों में पहली बार मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर का गठन किया गया। तो इन तमाम राज्यों में तो जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, इनके कल्याण के लिए
इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके विकास के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, तो यह चीज यहां पर आपको 94th अमेंडमेंट के द्वारा दी गई। आगे थोड़ा देखा जाए, 95th अमेंडमेंट आर्टिकल 334 में यहाँ पर संशोधन होता है 25 जनवरी 2010 को। यहाँ पर क्या कह रहा है, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज एंड एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड स्टेट्स असेंबली फ्रॉम 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स। ठीक है, तो 95वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा, विधानसभा में एससी एसटी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को आरक्षण अगले 10 वर्ष तक, अगले 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। मतलब यह 2020 तक हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब है कि इसे कितना बढ़ाया गया, तो 60 वर्ष के स्थान पर अब यह कितना हो गया, 70 वर्ष। कितना हो गया, 70 वर्ष। ठीक है, तो यह चीज यहां पर की गई। तो जो आरक्षण पहले से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभा में दिया जा रहा था, तो उसको फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों कि यह जो संविधान संशोधन है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह तमाम चीज़ें जो बताई जा रही हैं आपको, और आप इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इधर आपको बताई जा रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। तो इस आरक्षण को भी अब 2010 में संशोधन के द्वारा 2020 तक के लिए कर दिया गया। ठीक है, हालांकि 20 बीत चुका है, तभी आगे नया भी संशोधन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है भारत के उसमें, तो कह रहा है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ पर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। और भारत में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ए वुमेन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड। ठीक है ना, यह भी एक चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। आगे 96th अमेंडमेंट आप देख सकते हैं। 96th अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या कर रहा है, अमेंड शेड्यूल 8 28 सितंबर। तो यहाँ पर नाम क्या दिया गया, सब्स्टिट्यूटेड ओडिया फॉर उड़िया। ठीक है ना, तो उड़िया के स्थान पर, उड़िया लैंग्वेज के स्थान पर ओडिया भाषा, यहाँ पर क्या बोला जाता था, उड़िया, इसके जगह पर ओडिया, ओडिया शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो यह चीज़ भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। यह 2011 में होता है, तो इतना इम्पोर्टेंट है इसका, इसको बहुत ज़्यादा आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हमने कहा कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें वह ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे थोड़ा देखा जाए कि 97th अमेंडमेंट क्या कह रहा है, अमेंड आर्टिकल 19 एंड एडेड पार्ट 9th बी, पार्ट 9th बी 12 जनवरी 2012 में होता है। क्या कह रहा है, एडेड द वर्ड्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आफ्टर द वर्ड आर यूनियंस in article 191C and insertion of article 43B, that is promotion of cooperative societies, and added part 9th B, that is the cooperative societies। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि आर्टिकल 19(1)C में क्या शब्द दिया गया था, यूनियन। तो यूनियन के जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया गया,
तो कह रहा है कि यूनियन के जगह पर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया गया। इसके वजह से आर्टिकल 19(1)(c) में संशोधन हुआ। फिर कहां पर कह रहा, आर्टिकल 43 में एक क्लास जोड़ा गया जिसे 43B कहा जाता है। 43B 43A क्या है, तो कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधकीय कार्यों में मजदूरों की भागीदारी। यह चीज 43A में दिया गया है। लेकिन इस संशोधन के द्वारा 97th अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में आप देखेंगे आर्टिकल 19(1)(c) में, 19(1)(c) में या 43B में या पार्ट 9th बी, इन सब के अंतर्गत जो है क्या क्या जोड़ा गया, तो कह रहा है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया गया यूनियन के स्थान पर। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कह रहा है द अमेंडमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव व्हिच इज in turn help to progress the rural India. It is expected to not only ensure autonomous and democratic functioning of the cooperative societies but also the accountability of the management to the members of and stakeholders. तो यहाँ पर यह कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार हेतु किया गया यह एक जबरदस्त प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, यह संशोधन। कारण क्या था उसका कि भारत जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा था, जो ग्रामीण क्षेत्र था वह आर्थिक रूप से बहुत पीछे था, तो वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया, ठीक है ना। यह चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ को भी आप देखते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आगे करा 98th अमेंडमेंट क्या करा है, टू इंसर्ट आर्टिकल 371J in the constitution 371J in the constitution 2 जनवरी 2013 को हो रहा है। क्या कह रहा है, टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप्स टू डेवलप द हैदराबाद कर्नाटका रीजन, ठीक है ना, एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप्स टू डेवलप हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो यहाँ देखिए यह बेसिकली एक ऐसे डेवलपमेंट को यहाँ पर जन्म दे रहा है कि जिसमें कहीं न कहीं जो गवर्नर की पावर है उसको काफ़ी इन्हेंस कर रहा है, डेवलप कर रहा था। और यह संशोधन इस रूप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर देखिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वह हैदराबाद और कर्नाटका के मध्य में क्या है, तो कह रहा है हैदराबाद कर्नाटक रीजन। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे राज्यों में आजकल एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है, आर्थिक गलियारा डेवलप किया जा रहा है। तो यह भी एक प्रशासन के क्षेत्र में अगर हम कहें, इकोनॉमिक सेक्टर में हम नहीं सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर प्रशासनिक स्तर पर देखें तो यह भी एक ऐसा क्षेत्र डिक्लेयर किया गया जहां से हम यह कह सकते हैं कि राज्यों के मध्य जो आपसी सद्भाव था, जो उनके बीच एक स्टेक उनका दांव पे लगा रहता था, हित जो है, तो उसको लेकर के गवर्नर की शक्ति में यहाँ पर थोड़ा सा वृद्धि की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखिए 99th अमेंडमेंट कह रहा है इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल्स 124A 124B एंड 124C। तो अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है, कह रहा आर्टिकल 127 128 217 222 224A 231A। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त सेवा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त सेवा के गठन का यहाँ पर उपबंध 99th अमेंडमेंट के द्वारा 2015 में किया गया। अब देखिए भारत में प्रधानमंत्री या एक कहें सरकार बदल चुकी थी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, NDA 3 जिसे कहा जाता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में आप देख रहे हैं प्रणब मुखर्जी साहब, जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर रहे थे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे थे या फाइनेंस मिनिस्टर जो है भारत के रहे थे, इसके बाद तमाम और पदों पर भी रहे थे। तो यहाँ पर जो चीज़ देखने को मिल रही कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय
न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन यहां पर किया गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 16 स्टेट असेंबलीज आउट ऑफ 29 स्टेट्स इंक्लूडिंग गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात एंड तेलंगाना रेटिफाइड द मैंडेट। तो इसको क्या किया कि आधे राज्य जो है कम से कम इसमें इसकी संस्तुत करें, रेटिफाई करें। तो जब उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया तो इसका रास्ता प्रशस्त हो गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इससे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यह इस तरीके से अगर हम देखें तो इस अमेंडमेंट को मान्यता नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, वही जो कॉलेजियम सिस्टम है फिर से वह बरकरार रहा। लेकिन यह संशोधन लाया गया था इसीलिए कि भारत में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जा सके। ठीक, तो इस चीज को भी आप लोग देखते रहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है। संवाद संविधान संशोधन हम लोग सेंचुरी मार दिए, लगभग समाप्ति की तरफ हैं, कई दिन से चल रहा। तो अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1 अगस्त 2015 में हो रहा है। 2015 में एक्सचेंज ऑफ सर्टेन इनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिटीजनशिप राइट टू रेसिडेंट्स ऑफ enclaves consequent to signing of land boundary agreement treaty between India and बांग्लादेश। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त परिवर्तन भारतीय राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि एक बहुप्रतीक्षित मामला, जो विवादास्पद मामला, जो बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद को लेकर के था। ठीक है, तो आप सुनते होंगे चकमा शरणार्थी, एक नाम एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, चकमा शरणार्थी। तो यह चकमा शरणार्थी उसी पूर्वी पाकिस्तान के इंडिया से सटे हुए बॉर्डरिंग एरिया का मामला है। इसके बाद आप देखते होंगे सुंदरलैंड डेल्टा का एरिया, वहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र था। तो बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज थे जहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो यह नहीं क्लियर था कि वह बांग्लादेशी है कि भारतीय है, न उन्हें कोई नागरिकता प्राप्त थी। तो जब भारत और बांग्लादेश के मध्य, चूँकि अब पूर्वी पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन गया 1971 के वार के बाद, 1972 में शिमला एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब जा कर के 2015 में यह एक बहुप्रतीक्षित समझौता, सीमा समझौता जिसे कहा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो आप वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम जानते होंगे, शेख हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री हैं आपके। इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के यहाँ पर यह किया, LBA जिसे कहा जाता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी, LBA ट्रीटी। ठीक है ना, यह संपन्न हुआ। तो आप देखते हैं कि लगभग 17,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत ने दिया बांग्लादेश को, और फिर बांग्लादेश ने लगभग 7,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर वह भारत को दिया। तो रीजन क्या था, जो जिसके मौके पर था, जो जिसके स्ट्रेटजिक लोकेशन में था, वह वहाँ पर उसको प्राप्त किया। इसमें घाटे और नफ़े का मामला नहीं था कि उसको ज़्यादा क्यों मिला। ठीक है ना, मामला यह था कि किसी तरीके से विवाद को निपटा दिया जाए। तो यह चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी संपन्न हुई। ठीक है, तो इसको इस रूप में महत्वपूर्ण माना जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा विवाद का निस्तारण किया गया। किस संशोधन के द्वारा किया गया भैया? तो आपका जवाब होगा संवाद संविधान संशोधन, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके माध्यम से यहाँ पर किया गया। आगे देखिए, आर्टिकल 101 जिसके अंतर्गत 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त चीज़ दिख रही है। आर्टिकल 268 मतलब जो कर प्रणाली है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन की बात है। तो वहाँ पर देखिए एक ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब पूरे भारत में एक नया शब्द जुड़ रहा है जिसे क्या कहा गया, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम जिसे कहा जाता है, सार्वभौमिक कर प्रणाली। तो पूरे भारत में एक कर प्रणाली की स्थापना यहाँ पर की गई इस संशोधन के माध्यम से। कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो है एक कानूनी मान्यता मिली और
101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। लागू करने का डेट है कि जिस तारीख को लागू हुआ, ठीक है ना। तो एक जीएसटी कमीशन की भी नियुक्ति की गई। तो आप देखते हो कि जीएसटी कमीशन का हेड कौन होता है, तो कहता है भारत का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके सदस्य कौन होते हैं, तो कहता है कि राज्य के जितने भी विभिन्न राज्यों में जो भी वित्त मंत्री हैं वह सब इसके जो है पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि जो भारत में वित्त राज्य मंत्री होता है वह भी इसका सदस्य होता है। मत का परसेंटेज कैसे निर्धारित है, तो जीएसटी में आप देखेंगे जब भी कोई मामला सॉल्व किया जाएगा तो केंद्र के खाते में कितना मत होता है, तो कह रहा है कि कुल मत का 1/3, और राज्यों के पास कितना मत होता है, तो कह रहा है कि 2/3। यह मत का विभाजन किया गया है जीएसटी में। तो केंद्र और राज्य में कभी कोई विवाद हुआ इस कर प्रणाली को लेकर के, तो जो मतदान होगा, मत पड़ेगा, तो उसके काउंटिंग में जो वेटेज दिया गया है, तो केंद्र के पास कितना मत है कुल मत का, तो कहता है 1/3, और राज्यों के पास कितना है, तो कह रहा है कि 2/3। तो बाकी जीएसटी आपको पढ़ाया गया, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बस यह जानिए कि यह किससे जुड़ा हुआ है, जीएसटी से जुड़ा हुआ है। बेसिक चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे देखा जाए तो यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन 102 की बात हो रही है। इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 338B, 342A एंड एडेड क्लास 26C 11 अगस्त 2018 को होता है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आर्टिकल 338 में क्या है, एससी कमीशन है, एससी कमीशन। आर्टिकल 338 में क्या है, 338A में एसटी कमीशन, एसटी कमीशन अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जिसे 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 89th अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में यहाँ पर इसको क्लाज ए इंसर्ट किया गया, और एससी एसटी आयोग को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। और 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आप देखेंगे कि 2000 में 1990 में 1990 में इसका गठन किया गया था एससी एसटी आयोग का, लेकिन 2003 में जाकर के इसको क्या किया गया है, 89th अमेंडमेंट के द्वारा दोनों एसटी आयोग और एससी आयोग को अलग कर दिया गया। और साथ ही साथ जब 102वां संविधान संशोधन आप देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 338 में ही एक अलग क्लास जोड़ा गया जिसे क्लास बी कहा जाता है, 338B। तो यहाँ पर ओबीसी कमीशन की बात की गई, ओबीसी कमीशन का गठन किया गया। यह चीज़ आपको याद रखनी है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो कहता है 11 अगस्त 2018 को, ठीक है। यह चीज़ भी आपको महत्वपूर्ण है। जितने संशोधन लास्ट के हैं यह सब महत्वपूर्ण हैं, लेटेस्ट हैं, 2-4 साल के भीतर के हैं सब, इसलिए इनको जरूर याद रखना है आपको। आगे देखा जाए यहाँ पर 103वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत क्या है कि तो कह रहा अमेंडमेंट टू आर्टिकल 15 एडेड क्लास 6, अमेंडमेंट टू आर्टिकल कौन कौन सा 16 एडेड क्लास 6। तो 15 में भी क्लास 6 जोड़ा गया और 16 में भी क्लास 6 जोड़ा गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी जो निर्धारित की गई सामान्य वर्ग में, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग जिसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर EWS कोटा निर्धारित किया गया, तो उनके लिए कितना 10% रिजर्वेशन, 10% आरक्षण का निर्धारण यहाँ पर किया गया। तो यह 10% का आरक्षण जो है आप देख रहे हैं नौकरियों में भी निर्धारित किया गया।
शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के दौरान भी 10% आरक्षण जो है यह उनको दिया जाने लगा। तारीख क्या है? 12 जनवरी 2019। और अगर कहा जाए कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश सबसे पहले इसने इस आरक्षण को लागू किया। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि आर्टिकल 15 अगर हम देखें तो वहाँ पर भी क्लास जोड़ा गया और 16 में भी क्लास जोड़ा गया, क्योंकि नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, तमाम जगहों पर इनके लिए आरक्षण में जो संशोधन हुआ है यह एक टेक्निकल संशोधन माना जाएगा, क्योंकि आरक्षण पहले से अन्य समुदायों के लिए था। तो यहाँ पर भी एक शब्द जो जोड़ना पड़ा ईडब्ल्यूएस, उसके लिए यह संशोधन यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको यह याद रखना है कि 103वां संविधान संशोधन जो है वह ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण से जुड़ा हुआ, जिसके अंतर्गत 10% आरक्षण दिया जाता है। तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। आगे देखा जाए लास्ट अमेंडमेंट 104, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 334 में संशोधन हो रहा है 25 जनवरी 2020 को। क्या कह रहा भैया? तो कह रहा टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 70 years to 80 years, removed the reserved seat of Anglo-Indian community in the Lok Sabha and State Assembly। तो कह रहा है कि लोकसभा एवं विधानसभा में एससी एंड एसटी वर्ग हेतु आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई, किंतु आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त किया गया, ठीक है ना। यह भी महत्वपूर्ण है। रीजन क्या था कि जो आरक्षण दिया जा रहा है अभी लोकसभा और विधानसभा में, उसमें एससी एसटी के आरक्षण को तो कंटिन्यू रखा गया, वो आगे बढ़ाया गया, लेकिन 70 ईयर्स से उसको क्या कर दिया गया, 80 ईयर्स कर दिया गया, 80 वर्ष तक का, मतलब अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो आरक्षण है यहाँ पर, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यह जितने भी संशोधन आपको बताए गए, खास करके जितने इम्पोर्टेंट थे वह सब आपको टिक लगवा दिया गया था कि यह संशोधन जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, और जनरली यह पूछे जाते हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर रहते हैं, और कभी कभी पेयर के रूप में रहते हैं कि कौन सा संशोधन किससे जुड़ा हुआ, करेक्ट पेयर मैच करिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग केयरफुली समझे होंगे, पढ़े होंगे, इस चीज़ की उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। और अगर डाउट भी रहेगा कोई तो उसको भी आगे क्लियर कराया जाएगा, कोई डाउट इसमें होने की संभावना नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, तो आप बिल्कुल यहाँ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं वीडियो के, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हैव ए गुड डे, एंजॉय करिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।